हबल स्पेस टेलीस्कोप ने करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स की दूरी में फैले ब्रह्मांड में मौजूद अनेकों खूबसूरत चीजों को दिखाया है। लेकिन ये सब संभव हो पाया उस लाइट से जो इतनी दूर से चलकर हबल स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंची थी। उसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया और हमें उसकी तस्वीर मिल गई। इंसान इतनी दूर तक देख जरूर पाया है, लेकिन अभी तक जा नहीं पाया। सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर हैबिटेबल प्लेनेट मिलने की खबरें अक्सर आती रहती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए? वहां जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने ही सौरमंडल को पार करना होगा, और सौरमंडल को पार करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर सौरमंडल का अंत है कहां पर। यह एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब बेहद ही टेढ़ा है। इंसानी इतिहास में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे दूर पहुंचने वाली ऑब्जेक्ट्स हैं वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही हमारे सौरमंडल के एटमॉस्फेयर यानी कि हेलियोस्फीयर को पार कर चुके हैं, और अब ये स्पेसक्राफ्ट्स इंटरस्टेलर मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स हमारे सौरमंडल को पार कर चुके हैं और अब इंटरस्टेलर स्पेस में हैं। इंटरस्टेलर स्पेस वो स्पेस होता है जो तारों के बीच होता है। हॉट क्लाउड, जहाँ ट्रिलियंस की तादाद में आइसी बॉडीज पाई जाती हैं। यहाँ फ्रोजन कमेट्स भी पाए जाते हैं जो कभी कभी हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम में घुसे चले आते हैं। हालांकि हॉट क्लाउड को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन माना जाता है कि सौरमंडल हॉट क्लाउड पर जाकर खत्म होता है। अब यहाँ पर वॉयेजर द्वारा डिफाइन की गई सोलर सिस्टम की बाउंड्री को सही माना जाए या फिर हॉट क्लाउड को। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपने सौरमंडल की सीमा को तय कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि आखिर सही किस को माना जाए। तो शुरू करते हैं हॉट क्लाउड से। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे सौरमंडल के एकदम किनारे पर हॉट क्लाउड है, और दरअसल इसी को ही हमारे सौरमंडल का अंतिम छोर भी माना जाता है। ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और पूरे सौरमंडल को घेरे हुए है। हॉट क्लाउड की डायमेंशंस तो फिलहाल पूरी तरह से अननोन है, लेकिन अंदाजन यह 1 से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बीच फैला हुआ है। इस तरह से अगर हम हॉट क्लाउड को सोलर सिस्टम की बाउंड्री मान लेते हैं तो हमारे सोलर सिस्टम का साइज बहुत ही मैसिव हो जाता है। हमारे सूर्य की ग्रेविटी का प्रभाव स्पेस में बहुत दूर तक जाता है, और जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है उस रीजन को हिल स्फीयर कहा जाता है। इस रीजन में सूर्य किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी में ट्रैप कर सकता है। हॉट क्लाउड बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे किसी ने देखा नहीं है और ना ही कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच पाई है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स तो इसके नज़दीक भी नहीं है, लेकिन हॉट क्लाउड हमें हमारे सूर्य की एक बड़ी लिमिट को दर्शाता है। जैसे आउटर गैस प्लैनेट्स के पास पहुंचने के लिए हमें एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें सोलर सिस्टम को पार करने के लिए भी हॉट क्लाउड नाम की इस बाधा को पार करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स के जैसा कुछ नहीं होगा, बस अनगिनत छोटे छोटे बर्फ से ढके ऑब्जेक्ट्स, गैस और धूल से भरा एक लंबा रास्ता। अगर हम हॉट क्लाउड को बाउंड्री मानते हैं अपने सोलर सिस्टम की, तो इसे पार करते ही हम अपने सूर्य की ग्रेविटी के चंगुल से भी बाहर निकल जाएंगे, और हम सही मायनों में कह पाएंगे कि हम सौरमंडल के आखिरी छोर को पार कर चुके हैं। लेकिन वहीं अगर हम हॉट क्लाउड से बहुत पीछे खिसक आते हैं तो आता है वो रीजन जिसे सूर्य का एटमॉस्फेयर कहा जाता है, यानी कि हेलियोस्फीयर, जिसे दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स पार कर चुके हैं। हेलियोस्फीयर को भी हम कई मायनों में अपने सौरमंडल का किनारा मान लेते हैं, क्योंकि हेलियोस्फीयर के अंदर रहते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस की खतरनाक कॉस्मिक रेज से बचा रहता है। यानी कि मान लीजिए कि हमारा सूर्य भी इंटरस्टेलर स्पेस के खतरों से बचाता है। हमारे सूर्य से लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स और सोलर विंड्स निकलती रहती हैं, और ये सूर्य के चारों ओर एक बहुत बड़े बबल का निर्माण करती हैं। इसी को हेलियोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य से तकरीबन 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर मौजूद है हीलियोपाउस। ये एक क्लियर कट डिवीजन या फिर कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है सूर्य के वातावरण और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच में। हम अगर हेलियोस्फीयर को पार करके हीलियोपाउस के आगे चले जाते हैं, जैसा कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने किया है, तो हम सूर्य के प्रोटेक्टिव बबल से बाहर चले जाते हैं और इंटरस्टेलर मीडियम की कॉस्मिक रेज में पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं।
अगर हम हेलियोस्फीयर को अपने सोलर सिस्टम की बाउंड्री या फिर अंतिम छोर मान लेते हैं तो इसे पार करते ही हम सूर्य के वातावरण से तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सूर्य की ग्रेविटी अभी भी हम पर हावी रहेगी। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका हेलियोस्फीयर को हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री मानता है। चलिए अब आ जाते हैं सूर्य के थोड़ा और पास, हमारे सौरमंडल के मुख्य ग्रहों के बीच में। और अगर हम मास के हिसाब से अपने सौरमंडल की संरचना को देखें तो हमारे सौरमंडल में 99.85% मास हमारे सूर्य का है, 0.135% मास हमारे सभी ग्रहों का है और उनमें भी आधा मास सिर्फ जुपिटर का है और बाकी का बचा बहुत थोड़ा मास यानी कि 0.015% मास उपग्रहों, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, धूल और डस्ट पार्टिकल्स का है। कहने का मतलब है कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों के खत्म होने के बाद बहुत ही कम कंसिडरेबल मास बचता है, जिसे हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं या फिर इन्हें डेब्रिज का नाम दे देते हैं, जो कि सौरमंडल के फॉर्मेशन के दौरान बच गए थे। तो यहाँ पर अगर हम मास के हिसाब से मानकर चलें तो हमारे सौरमंडल के आखिरी ग्रह यानी कि नेपच्यून के बाद सौरमंडल खत्म है। लेकिन ये तब माना जाता था जब हमें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स नहीं मिली थी। और फिर नेपच्यून के बाद हमारे सौरमंडल का एक अहम हिस्सा भी तो आता है, जो है काइपर बेल्ट। माना कि इसका मास सोलर सिस्टम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, लेकिन इसके बिना सोलर सिस्टम की कल्पना भी तो नहीं की जा सकती। काइपर बेल्ट में बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स मौजूद हैं जो हमारे ही सूर्य को ऑर्बिट कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने सौरमंडल को सिर्फ नेपच्यून तक ही सीमित कैसे मान सकते हैं। और फिर प्लूटो अपने 5 चंद्रमाओं के साथ कभी प्लेनेट की गद्दी पर विराजमान रह चुके प्लूटो को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये माना जाता है कि धरती पर पानी एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स ही लेकर आए थे और इसके साथ ही धरती पर जीवन के आने की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। तो यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम में हम काइपर बेल्ट की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम नेपच्यून को अपने सौरमंडल का आखिरी छोर मानते हैं तो इसके आगे जाते ही हम बड़े बड़े प्लैनेट्स को तो पीछे छोड़ देंगे, लेकिन आगे हमें प्लूटो और कई और ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलेंगे। काइपर बेल्ट दिखाई देगी जिनके साथ हमने नाइंसाफी कर दी। काइपर बेल्ट से आगे भी बहुत कुछ है अभी एक्सप्लोर करने के लिए। क्या पता कोई और प्लैनेट आगे हमारा इंतजार कर रहा हो। नेपच्यून को सौरमंडल का आखिरी छोर मानकर पार करना सौरमंडल के घने और सबसे मैसिव एरिया को पार करना है, संभावनाओं को नहीं। ऐसे ही हेलियोस्फीयर को पार करना हमारे सौरमंडल के एटमॉस्फेयर को पार करना है, सूर्य की ग्रेविटी को पार करना नहीं है। और ऑट क्लाउड को पार करना सूर्य की ग्रेविटी को भी पार कर लेना है। लेकिन क्या ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट वाकई में हमारे सौरमंडल के किनारे पर एग्जिस्ट करता है? ये एक बड़ा सवाल है। हम अपने सौरमंडल की बाउंड्री को अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री की जो डेफिनेशन हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से फिट बैठती है, हम उसे यूज कर सकते हैं और कंसिडर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सोलर सिस्टम की बाउंड्री या फिर सौरमंडल के अंतिम छोर के लिए कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बनाई गई है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस विषय पर? सोलर सिस्टम की बाउंड्री को कौन सही से डिफाइन कर सकता है? नेपच्यून, हेलियोस्फीयर या फिर ऑट क्लाउड? आपकी राय में क्या सही है? हमें कमेंट्स में अपना सुझाव जरूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें।